Hello, soon to be chartered accountants. Hope you all are doing absolutely amazing. तो गाइस, जिस दिन वीडियो अपलोड हो रहा है उस दिन से लेके तुम्हारे एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले तक हमारे पास ऑलमोस्ट 95 डेज़ बचे हुए हैं, मोटा मोटी 90 दिन पकड़ के चलो। एंड दोस्त, आई कैन अंडरस्टैंड यार कि तुम लोगों ने अभी कितनी मेहनत करके दिन रात एक करके अपनी क्लासेस देखी हैं, किसी कंप्लीट हो चुकी होंगी, किसी कंप्लीट होने वाली होगी। दोस्त, 7 साल पहले मैं भी सिमिलर सिचुएशन में था, क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी, बट दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे कि अब क्लासेस तो कर ली, अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, कितने रिविजन्स करने चाहिए, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, हर सब्जेक्ट में किस किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे किस टाइप के क्वेश्चन बनाता है। दोस्त, आई नो दोस्त, ये सारे डाउट्स हम सभी के दिमाग में आते हैं जब एग्ज़ाम्स पास आने वाले होते हैं तो। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में एंड जितने भी स्टूडेंट्स के साथ मैंने डील करा है आज तक, जितने भी स्टूडेंट्स की जर्नी से देखी है, उनके एक्सपीरियंस के साथ में आई विल बी एड्रेसिंग ऑल दीज क्वेश्चंस फॉर यू इन दिस वेरी वीडियो, सो यू कैन पॉज एंड सी कि हम लोग क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड वी लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक। दोस्त, सबसे पहले कि हमें कितने नंबर ऑफ रिविजन्स करने चाहिए एंड क्यों। दोस्त, ये तो तुमने उड़ती उड़ती खबर सुनी रहेगी ना कि यार 3 रिविजन्स करने चाहिए, 3 रिविजन्स करने चाहिए, दोनों इंटर फाइनल दोनों में 3 रिविजन ही सजेस्ट किए जाते हैं। दोस्त, मैं भी वही बोलूँगा कि यार 3 रिविजन्स एम करके चलना पड़ेगा हमको। क्यों दोस्त 3 रिविजन से क्या बेनिफिट होता है वो समझना। दोस्त देख यार, तुम लोगों ने अभी क्लासेस कंप्लीट करी हैं 3-3 सब्जेक्ट की एक साथ, 3-3 महीने में, 2-2 ढाई-ढाई 3-3 महीने लग गए रहेंगे क्लासेस कंप्लीट करने में, 3 सब्जेक्ट के एक साथ। अब तुम्हें मेन एग्जाम के अंदर तो सिर्फ 1.5 दिन मिलने वाला है, तुम्हें अपना पूरा सिलेबस सिर्फ 1.5 दिन के अंदर रिवाइज करना है। दोस्त, 3 महीने और 1.5 महीना, 1.5 दिन में बहुत लंबा गैप है। 3 महीने के कोर्स को तुम 1.5 दिन में रिविजन करने की पोजीशन में इतने जल्दी नहीं आ पाओगे। वो तब हो पाएगा जब तुम पहले खुद को आदत डालोगे कि पहले 3 महीने से मैं अपने रिवीजन को 7 दिन में रिवाइज करने की पोजीशन में आऊँ, फिर 7 दिन से मैं 4 दिन में शॉर्ट करूँ रिवीजन पीरियड को, देन फिर मैं 2 दिन पे लेके जाऊँ एंड देन फिर मेन एग्जाम में 1.5 दिन करने की पोजीशन में आ जाऊँगा। तो इसलिए 3 रिविजन की हम लेयर लगा देते हैं 1.5 दिन के बीच में, और जो 3 महीने की हमने क्लासेस ली थी उनके बीच में, ताकि हमारा रिविजन टाइम कंसेक्यूटिवली सक्सेसिवली कम होता चल जाए। एंड दोस्त, दूसरी चीज़ यार, जितने रिविजन हम अच्छे से करेंगे, अगर हम 3 रिविजन एम करेंगे तो दोस्त उससे क्या होगा ना कि जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, जो भी चीज़ हमने पढ़ी हैं, वो सारे हमारे दिमाग में सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, वो उससे बेनिफिट ये होगा कि यार एग्जाम के अंदर हमें चीज़ें फटफट याद आती जाएंगी। हमारा फोकस टाइम जितना भी हमें स्पेंड करना रहेगा एग्जाम में, हम क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा पाएंगे, क्वेश्चन में दिमाग लगा पाएंगे, ना कि हमें रिकॉल करने में ज़्यादा एफर्ट लगेगा। तो दोस्त, इसलिए 3 रिविजन सजेस्ट किए जाते हैं। तुम इससे ज़्यादा कर सकते हो तो और अच्छी बात है, बट 3 रिविजन एटलीस्ट हमें एम करने पड़ेंगे। एंड आई नो दोस्त, तुम लोग सोच रहे हो कि यार मेरे पास तो टाइम है ही नहीं यार, 2 महीने बचे हैं, 2.5 महीने बचे, 3 रिविजन कैसे एम करूँगा। दोस्त, तुम्हारे पास 3 महीने बचे हो, 2.5 महीने बचे हो, 2 महीने बचे हो, हम 3 रिविजन एम कर सकते हैं। विल डिस्कस इन द अपकमिंग टॉपिक कि कैसे तीन रिविजन हमें एम करने हैं, हमारे पास कितने भी दिन बचे हो। ठीक है, अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी वो अब डिस्कस हो रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें पढ़ाई करनी किस तरीके से है इस आने वाले पीरियड के अंदर। ठीक है दोस्त, वो डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें हर एक एडजस्टमेंट, हर एक प्लस माइनस, हर एक डेबिट क्रेडिट, हर एक एडजस्टमेंट का लॉजिक रीज़न पता होना चाहिए। ठीक है, एंड दोस्त, ये मिथ है कि थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की नीड नहीं होती। कंसेप्ट थ्योरी सब्जेक्ट में तो सिर्फ रट के मार्क्स मिल जाते हैं। दोस्त देख, रट के मार्क्स मिलते हैं, ऑब्वियसली तुम्हें ऐसी की लैंग्वेज ही लिखनी पड़ेगी, उसी पे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन दोस्त, पॉइंट ये है कि वो रिटेन अच्छे से तभी हो पाता है जो रटा है, जब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। बिना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के इतना अच्छा रिटेन करना पॉसिबल ही नहीं है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू रिटेन बेटर। सेकेंडली, जो ICAI के एडजस्टमेंट ट्रिकी होने लग गए हैं धीरे धीरे हर पेपर के अंदर, थ्योरेटिकल पेपर्स के अंदर, अभी तुमने ऑडिट का देखा ही था, उन्हीं को तुम हैंडल करने को तुम्हें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लगेगी ही। तो नो मैटर वेदर इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, यू नीड टू हैव कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. Conceptual understanding will help you retain better. It will ensure you do not commit silly mistakes in the numerical subjects. That's the most important thing. हमारा फर्स्ट डिवीजन में टारगेट यही होना चाहिए कि मुझे हर एक चीज़ की एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिले। फर्स्ट डिवीजन में कोशिश मत करना कि मैं बस फर्स्ट डिवीजन में इस पर फोकस मत करना कि बस जल्दी जल्दी रिवीजन खत्म करना है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द की। सेकेंडली दोस्त, अगर चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही हो तो रिविजन वीडियो देख लो। ठीक है, रिविजन वीडियो देख के रिकॉल कर लो। लेकिन दोस्त, ये गलती मत करना कि रिविजन वीडियोस को तुम अपनी सेल्फ स्टडी का सब्स्टिट्यूट ही बना लो। दोस्त, ये गलती नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ रिविजन वीडियो देख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर रिविजन वीडियो देख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और सीधे एग्जाम में चले गए। उससे क्या होगा ना, रिविजन वीडियो देख के तो तुम्हें चीज़ें रिकॉल हो जाएगी, बट फिर एग्जाम में जाओगे तो बोलोगे क्या रिविजन वीडियो का याद क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, एग्जाम में चीज़ें तभी याद आएंगी जब तुमने उनको खुद याद करा होगा, क्योंकि एग्जाम में तो तुम्हें खुद ही याद करना है ना, खुद ही रिकॉल करनी है। तो उसके लिए तुम्हें आज से रिविजन्स के टाइम में ही प्रैक्टिस करनी होगी खुद से रिकॉल करने की। तो रिविजन वीडियो देख लो अगर याद हो जाए पहली बार जब तुम्हें रिकॉल नहीं हो रहा है, उसके बाद सेल्फ स्टडी करना मत भूलना।
रिविजन वीडियो के बाद सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने पे जाओ, ठीक है। एंड दोस्त किसी भी रैंकर का इंटरव्यू देख लो, वो तुम्हें यही बोलेगा कि सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तीसरा दोस्त, ये होने के बाद सेल्फ स्टडी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद में दोस्त हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें किस तरीके से करनी चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। दोस्त देख, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में जनरली 2 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हो गए दोस्त, जिसके जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, जिनमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें बहुत सारा डेटा अरेंज करके हमें ऑर्गेनाइज करके एक आंसर तक पहुंचना रहता है, जिनके जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा कंसोलिडेशन हो गया, हमारे लिक्विडेशन का क्वेश्चन हो गया, अमालगमेशन हो गया, FMSM के अंदर कैपिटल बजटिंग हो गया, देन तुम्हारा वर्किंग कैपिटल हो गया, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी सारा डेटा एक साथ हैंडल करना रहता है। दोस्त इन क्वेश्चन के अंदर क्या है ना कि इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू रिटन प्रैक्टिस। जितने भी क्वेश्चन है इन कैटेगरी के अंदर तुम्हारे पास, तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में फर्स्ट डिवीजन में तुमको सबकी लिख के प्रैक्टिस करनी है बाय हैंड, फुल फ्लेजेड, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा वो समझना। देख, इन क्वेश्चन के अंदर दोस्त प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को कि जब वो एग्जाम में जाते हैं, अगर उन्होंने से रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती तो उनको सारा क्वेश्चन आता है सॉल्व करना, वो कैलकुलेटर पे पूरा सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो उनका हाथ ही नहीं चलता एग्जाम के अंदर। काफ़ी स्टूडेंट्स है, तुम लोग ये प्रॉब्लम सुनोगे कि यार आता सब कुछ है बट हाथ ही नहीं चल रहा है एग्जाम के अंदर, ये समझ में नहीं आ रहा कि पहला स्टेप कौन सा लगाऊं, दूसरा स्टेप बाद कौन सा लगाऊं, वो चीज़ें क्लैरिटी नहीं रहती, तो उस चक्कर में उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, एग्जाम में ब्लैंक पड़ जाता है। वो कैसे अवॉइड होगा दोस्त, रिटन प्रैक्टिस से। रिटन प्रैक्टिस से हमारा फ्लो बनेगा लिखने का। सेकेंडली दोस्त, रिटन प्रैक्टिस से क्या होगा, इन सारे क्वेश्चंस के अंदर ना हमें एक अप्रोच की नीड होती है, क्योंकि इनके अंदर इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें एक अप्रोच की नीड होती है, हमें एक प्रोसेस की नीड होती है जिनके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या मैं सारे एडजस्टमेंट पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद वर्किंग नोट बनाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूँ, या मैं एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हुए वर्किंग नोट बनाते हुए चलता हूँ फिर और मेन क्वेश्चन बाद में सॉल्व करता हूँ, या मैं सारे एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद में सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ, वर्किंग नोट बाद में बनाता हूँ। सबका अलग अलग प्रोसेस है, सबके अलग अलग चीज़ सूट करती है, ठीक है। तो ये रिटन प्रैक्टिस तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारी एक स्ट्रैटेजी बनाने में, तुम्हें अप्रोच बनाने में फॉर ईच कैटेगरी ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तुम्हें अप्रोच बनानी है, स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चंस को, क्या मेथड है तुम्हारा, एंड उस स्ट्रैटेजी को तुम्हें हर बार अप्लाई करना है, रिविजन के अंदर प्रैक्टिस कर देना है, ठीक है। दोस्त बेटर रहेगा कि तुम एक अपनी कॉपी बनाते हुए चलो, इन सारी कैटेगरी के क्वेश्चंस की कॉपी में फुल प्रोजेक्ट सॉल्व करते हुए चलो। अभी कॉपी तुम्हारे किस काम आएगी दोस्त, देख ऑब्वियसली हमें फर्स्ट डिवीजन में हमने टाइम स्पेंड कर दिया, सेकंड डिवीजन में हमें टाइम हमारा कम करना है। वो टाइम हम कम कैसे करेंगे, लेट्स से अमालगमेशन के अगर मैंने 5 क्वेश्चन लिख के सॉल्व करे थे फर्स्ट डिवीजन में, तो मैं सेकंड डिवीजन के अंदर 5 में से लेट्स से मैं 2 शॉर्टलिस्ट करूंगा, जो 2 क्वेश्चन मैं लिख के सॉल्व करने वाला हूँ, बाकी 3 मैं लिख के सॉल्व नहीं करूंगा सेकंड डिवीजन में। क्यों, अब ये 3 क्वेश्चन मैं कैसे करूंगा जो मैंने लिख के सॉल्व नहीं करे, टाइम बचाने के लिए मैंने कम कर दिए क्वेश्चन। इन 3 को मैं इस कॉपी में से सिर्फ ऑडिट कर लूंगा, ओवरव्यू ले लूंगा, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लूंगा, लिख के मैं सिर्फ दो ही प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि मेरा पर्पज सिर्फ इतना है कि मुझे को अप्रोच डेवलप करनी है, अपनी अप्रोच स्ट्रॉन्ग करनी है, रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। तो वो 2 क्वेश्चन से भी हो जाएगी, सारे लिख के सॉल्व करने की वापस से जरूरत नहीं है। पहली बार सारे करो, दूसरी बार में सारे करने की जरूरत नहीं है। जो हार्ड लगे वो सॉल्व कर लेना, जो ईजी है उनको रहने देना, ये सिर्फ एडजस्टमेंट देख लेना उन क्वेश्चन की। थर्ड रिविजन के अंदर तुम 2 को और कम कर लोगे, लेट्स से तुम 1 पे आ गए, ये मैं हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूँ, 5, 2, 1 एग्जैक्ट नंबर नहीं है, वो नंबर क्या है वो तुम पे डिपेंड करता है, प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। अब मेन एग्जाम के अंदर भी तुम कुछ क्वेश्चन वापस से लिख के सॉल्व करोगे फॉर ईच कैटेगरी ऑफ दीज क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम से पहले 1.5 डे में अगर तुमने इनको लिख के सॉल्व किया रहेगा ना, तो एग्जाम में बहुत अच्छे से हाथ चलेगा, इन क्वेश्चंस के अंदर ब्लैंक नहीं पड़ेंगे, ठीक है, और हमारी स्ट्रैटेजी पे भी कमांड आ जाएगी। दूसरा दोस्त, इसी कॉपी के अंदर या अपनी बुक के अंदर तुम जो भी मिस्टेक्स कमिट कर रहे हो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे, उनको नोट करते हुए चलो। दोस्त मैं सही बता रहा हूँ, ये मिस्टेक्स कॉपी तुम्हारी इतनी हेल्प करेगी सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने में। मैंने क्या किया था अपने एग्जाम्स के अंदर, मैंने मिस्टेक्स की कॉपी बना ली थी, एक पेपर बनाया था जिसके अंदर मैंने अपनी सारी मिस्टेक्स लिख ली थी फॉर ईच ऑफ दी सब्जेक्ट्स, ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले मैं सारी मिस्टेक्स को एक ओवरव्यू लेता था एग्जाम में घुसने से पहले, उससे क्या होता था मैं एग्जाम में सिली मिस्टेक्स करने से बच जाता था। एंड सीरियसली सिली मिस्टेक्स से आराम से 10-15-20 नंबर आराम से कट जाते हैं। तो अगर सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे तो 15-20 नंबर एक्स्ट्रा लेके आओगे, एनी मिस्टेक को भी तुम्हें उसमें हेल्प करेगी, ठीक है। दूसरा दोस्त, जो शॉर्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन तो अपने डिस्कस कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन को तुम चलेगा अगर कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर लोगे तो कोई इशू नहीं। जैसे जनरल एंट्री करनी है, जनरल एंट्री पास करनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, ठीक है, ये छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, इनको तुम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दोस्त थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स दोस्त थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कोशिश करते हैं कि हम हर एक क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करें। दोस्त उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा चल जाता है, एंड कवरेज नहीं हो पाएगी। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि यार हर एक क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करने की जगह मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मॉक टेस्ट से तुम्हारी वैसे ही रिटर्न प्रैक्टिस हो रही है, कैसे आंसर लिखना तुम्हें वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो मॉक टेस्ट पे दो, मॉक टेस्ट से रिटर्न प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें कैसे करनी चाहिए यार, देखो तुम ये करो कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एसएम हो गया, ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, इनके अंदर तुम क्वेश्चन देख के ये समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से आईसी आंसर ड्राफ्ट करता है।
कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो वो कितना आंसर का एक्सटेंट लिखता है, कितना कवरेज कर रहा है, कितना टेक्स्ट उसने खुद की मटेरियल में से कॉपी पेस्ट करा है, किस तरीके से आंसर लिखे जा रहे हैं वो समझने की कोशिश करो। फिर उसके बाद तो प्रैक्टिस करो आंसर पे हाथ रख के कि अच्छा ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा, इतने मार्क्स का आएगा तो मैं क्या क्या लिखूंगा। ठीक है, वो एक ओवरव्यू लो, रन थ्रू करो अपने दिमाग में कि मैं क्या क्या लिखूंगा। ठीक है, उससे तुम्हारी ग्रिप बन जाएगी कि आंसर्स किस तरीके से लिखने चाहिए। दोस्त, इफ यू वॉच दिस फार एंड आई फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, ऐसे और भी वीडियोस तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए चैनल पे आते रहेंगे। सो डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। ऑल्सो आई वुड लव टू सी योर कॉमेंट कि तुम्हें इस वीडियो में सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा। इट जस्ट कीप्स मी मोटिवेटेड टू कीप मेकिंग मोर सच वीडियोस फॉर यू गाइस। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा दोस्त कि हमें कितने मॉक टेस्ट लिखने चाहिए। दोस्त देख, हमें टारगेट करना रहेगा, कोशिश करनी रहेगी कि हम हर सब्जेक्ट के लिए हर रिवीजन के अंदर एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट दे सके। एटलीस्ट एक नहीं, मतलब एक मॉक टेस्ट हमें एम करना है फॉर ईच सब्जेक्ट इन ईच रिवीजन। मतलब 3 रिवीजन अगर हम हर सब्जेक्ट के कर रहे हैं तो हम टोटल 3 मॉक टेस्ट लिखने पड़ेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एंड 6 सब्जेक्ट हमारे हैं तो 6 × 3 टोटल 18 मॉक्स हमें लिखने होंगे इन द अपकमिंग मंथ्स फॉर आर CA इंटरमीडिएट 25 प्रिपरेशन। ठीक है, अब दोस्त मॉक टेस्ट से बेनिफिट क्या होता है वो समझ के देखना यार। दोस्त देख, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, हमने बहुत अच्छे से क्लास ले ली, हमने बहुत अच्छे से समझ भी लिया, पढ़ाई भी कर ली, लेकिन यार दोस्त एग्ज़ाम के अंदर ना गलती की गुंजाइश थोड़ी कम रहती है। टाइम लिमिटेड रहता है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना रहता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है एग्जाम के अंदर। तो उस चक्कर में हम उस जगह पे हम बहुत सारी गलतियाँ कर सकते हैं। अब वो गलतियाँ हम अवॉइड कर सकें, हमारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं हम वो समझ सकें, उसके लिए हम मॉक टेस्ट लिखते हैं। दूसरा दोस्त, मॉक टेस्ट से क्या होता है ना कि हमें एक स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाती है कि मुझे 15 मिनट्स के अंदर क्या क्या करना चाहिए, मैं कैसे कैसे क्वेश्चंस को रीड करता हूँ, क्या मैं स्किम थ्रू करता हूँ या क्या मैं एक एक क्वेश्चन डिटेल में पढ़ता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करना रहता है, कौन से चैप्टर्स को मैं ईजिली स्टार्टिंग में उठा पाता हूँ। फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स, ईच ऑफ द पेपर हमारी एक स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाती है जिससे हमें एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है पट पेपर स्टार्ट करने में। ठीक है, हमारा टाइम इस चीज़ में नहीं जाएगा कि यार पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ब्लैंक नहीं हो जाएंगे हम एग्जाम के अंदर कि यार आता सब कुछ है बट लिखूँ कैसे, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से खत्म करूँ, वो समझ ही नहीं आ रहा। काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम रहती है कि एग्जाम में डायरेक्ट जाके सीधा ब्लैंक पड़ जाते हैं क्योंकि आता है बट समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे स्टार्ट करूँ। मॉक टेस्ट तुम्हारी वो चीज़ अवॉइड करेगा, स्ट्रेस में हेल्प करेगा, तुम्हारी एग्जाम स्ट्रैटेजी डेवलप करेगा ताकि तुम 15 मिनट्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सको, 3 आवर्स को भी, 3 आवर्स जो एग्जाम टाइम है उसको भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सको। मॉक टेस्ट विल हेल्प यू इन दैट। दोस्त, नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं कि तुम्हें तुम्हारा 90 डेज, 75 डेज, 60 डेज का प्लान किस तरीके से बनाना चाहिए, किन किन फैक्टर्स को तुम्हें ध्यान रखना होगा अपने आगे के टाइम को प्लान करने के लिए। दोस्त, मैं तुम्हें प्लान कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं वो बताने वाला हूँ। बट मैं इनिशियली एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलते हैं, एक 90 डेज का एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलते हैं कि कैसे प्लानिंग करते हैं। अब वो सेम चीज़ अप्लाई करेगी 75 डेज पे, 60 डेज पे भी, वो भी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे तुम इसको मॉडिफाई कर सकते हो 75 डेज को, 60 डेज को पे कैसे सेम प्लान को अप्लाई कर सकते हो। अभी एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल 90 डेज का पकड़ के चलते हैं। ठीक है, जो 90 डेज कहाँ से हुए, 1 फेब से लेकर 2 मई तक ऑलमोस्ट 90 डेज हैं। ठीक है, सबसे पहली फुर्सत में हमें दिन निकाल देने हैं मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, अपन ने ऊपर डिस्कस करा था कि टोटल 18 मॉक्स होंगे, हर मॉक के अंदर अपन 0.5 डेज अलोकेट करते हैं। दोस्त, तुम लोग बोलोगे 0.5 डेज क्या यार भैया, यार 3 घंटे का तो पेपर होता है, 0.5 डेज क्यों अलोकेट कर रहे हो। दोस्त देख, पेपर देने से पहले तुम लोग थोड़ा प्रिपरेशन करोगे, पेपर देने के बाद में तुम पेपर को इवैल्यूएट करोगे, इवैल्यूएट करने के बाद अपने करेक्टिव मेजर्स तुम्हें क्या क्या लेने हैं वो डिसाइड करोगे। बिकॉज ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि हमें आगे करेक्शन कैसे करना है, राइट। 0.5 डेज को तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एम करके, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली 0.5 डेज में खत्म करना रहेगा अपने मॉक टेस्ट को। ये अग्रेसिव है, मैं कंजर्वेटिव नहीं बोल रहा हूँ 0.5 डेज, दिस इज अ वेरी अग्रेसिव टारगेट। ठीक है, तो 0.5 डेज फॉर ईच मॉक, 18 मॉक्स इन टोटल हमारे पास हो गए 9 डेज जो हमारे मॉक टेस्ट के लिए, जो अपने पहले अलग कर दिए। बाकी हमारे पास बचते हैं 81 डेज। अब दोस्त, इस 81 डेज को हम अलोकेट करेंगे हमारे 3 रिविजन्स के अंदर। ठीक है, कैसे मैंने अलोकेट करा है दोस्त, फर्स्ट रिवीजन के अंदर मैंने 45 डेज अलोकेट करें, सेकंड रिवीजन में 24 डेज एंड थर्ड रिवीजन में 12 डेज। अगर तुम लोग देख रहे हो तो ये ऑलमोस्ट 50% होता जा रहा है। ठीक है, तो 50% हमें टाइम शॉर्ट करना पड़ेगा ताकि हम 1.5 दिन में करने की पोजीशन में आ सकें। ठीक है, अब दोस्त समझ, पर सब्जेक्ट हमें कितना टाइम मिल रहा है। पहले रिवीजन में हमें 7.5 डेज पर सब्जेक्ट मिल रहे हैं, दूसरे रिवीजन में 4 डेज एंड तीसरे रिवीजन में 2 डेज पर सब्जेक्ट। अब दोस्त समझना कि जो 7.5 डेज 4 डेज अपन ने एलोकेट करें, कि हर सब्जेक्ट में इक्वल टाइम नहीं लगने वाला है तुम्हें। ठीक है, कैसे वेरी करेगा वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्त देख, सबसे पहली चीज़, जो बड़े सब्जेक्ट है, ठीक है, अकाउंट्स हो गया, डायरेक्ट टैक्सेशन हो गया, उनमें ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगने वाला है कंपेयर टू द शॉर्टर सब्जेक्ट्स लाइक कॉस्टिंग, राइट। तो दोस्त, अब हम क्या करेंगे कि जो
7.5 डेज हमने हर एक सब्जेक्ट के अंदर एलोकेट कर रहा है, तो उनमें से हम टाइम निकाल देंगे, रिड्यूस कर देंगे उन सब्जेक्ट के लिए जो थोड़े शॉर्टर है। जैसे अगर 0.5 डेज में माइनस कर देता हूँ 7.5 में से फॉर कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग के पास बचे 7 डेज। अरे ये जो दिन बचे हैं, जो 0.5 मैंने यहाँ माइनस करा है, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा इन द लॉन्गर सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने अकाउंट्स के अंदर 0.5 क्रेडिट कर दिए, 0.5 डेज क्रेडिट कर दिए मैंने अकाउंट्स के अंदर, टोटल अकाउंट्स के बचे मेरे पास 8 डेज। ठीक है, अब दोस्त ऐसे करके तुम्हें खुद से अरेंज करना है कि यार कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मेरा वीक है, किसमें मुझे ज़्यादा टाइम लग सकता है, किसमें मुझे कम टाइम लग सकता है। तो मैं ऐसे प्लस माइनस करके 7.5 को अरेंज करना है, 45 डेज को अलोकेट करना है इन द 6 सब्जेक्ट्स। ठीक है, दूसरा तुम्हें किस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्त, जो क्लासेस तुमने पहले करी थी, कि जो सब्जेक्ट तुमने पहले कंप्लीट करे थे उनमें ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू द सब्जेक्ट जो तुम अभी रिसेंटली करते हुए चल रहे हो। तो दोस्त इस केस में तुम क्या करोगे, जो रिसेंट वाले सब्जेक्ट्स हैं उनमें से तुम टाइम कम करोगे एंड उनको ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट करोगे उन सब्जेक्ट्स के अंदर जो तुमने पहले कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि उनमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इन दिस फैशन यू विल अलोकेट योर 45 डेज इनटू द वेरियस सब्जेक्ट्स। 7.5 का एक बेंचमार्क लेके चलो, प्लस माइनस करते करते अलोकेट करो सब सब्जेक्ट्स के अंदर। सिमिलरली तुम 4 डेज पर सब्जेक्ट को भी अलोकेट करोगे इन दिस वेरियस सब्जेक्ट्स। किसी में 3.5 बचेंगे, किसी में 4.5 हो जाएंगे, ठीक है, किसी में 4 एग्जैक्ट पढ़ेंगे, वो तुम्हें अलोकेट करना है। फाइनली लास्ट में तुम्हारे पास मोटा मोटी 2 दिन हर सब्जेक्ट के लिए मिलने वाला है। अब दोस्त समझना यार, 90 डेज में अगर हमें कोर्स कंप्लीट करना है, एकदम कॉन्फिडेंटली एग्जाम में अगर हमें बैठना है ना, तो दोस्त हमें ऑलमोस्ट 12-13 घंटे रोज का पढ़ना ही पड़ेगा यार। 12-13 घंटे में बैठना पड़ेगा। आई नो दोस्त, उसमें तुम्हारी एफिशिएंसी कम आएगी, उसमें तुम्हारा मे बी लेट्स से 9 या 10 घंटे के आसपास का आउटपुट आएगा, एफिशिएंट आउटपुट। बट दोस्त इतना 12-14 घंटे के आसपास हमें बैठना पड़ेगा, तभी जाके हम कॉन्फिडेंटली एग्जाम के अंदर बैठ पाएंगे कि यार मेरा कोर्स बहुत अच्छे से हो गया। ठीक है, तो दैट्स अबाउट हाउ टू यू हैव टू प्लान फॉर 90 डेज। दोस्त जिन स्टूडेंट्स के पास 90 डेज अवेलेबल नहीं है, उससे कम दिन अवेलेबल रहे हैं क्योंकि तुम्हारी क्लासेस अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। दोस्त सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी है। एंड दोस्त क्लासेस इस तरीके से कंप्लीट नहीं करनी कि बस फटाफट खत्म कर दी, जल्दी जल्दी खत्म कर दी। दोस्त अपनी क्लासेस जो तुम्हारे बच रही हैं उसको अपनी वीकनेस बनाने की जगह उनको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। उनकी क्लासेस को इतने अच्छे से कवर करो, इतने अच्छे से उनका डेली रिविजन करो, इतने अच्छे से उनके साथ में होमवर्क करते हुए चलो, सेल्फ स्टडी इतने अच्छे से करते हुए चलो कि दोस्त जो तुम्हारे सब्जेक्ट अभी पेंडिंग पढ़ रहे हैं उनको जब तुम्हें बाद में रिविजन करना पड़े तो तुम्हें काफ़ी कम दिन लगे। इतना अच्छे से पढ़ाई करो उनकी सब्जेक्ट्स की कि बाद में उनका टाइम बच जाए रिवीजन का। दोस्त सबसे पहले तो तुम्हें ये करना है, ठीक है, डेली के 3-3 लेक्चर्स देख सकते हो इन टोटल सारे सब्जेक्ट के जितने भी बच रहे हैं, एंड साथ में सेल्फ स्टडी करते हुए चलो 10-12 घंटे के आसपास पढ़ो, ताकि काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाए इन सब्जेक्ट्स का एंड बाद में टाइम बच जाए इनकी रिवीजन के लिए। दोस्त सेकंड तुम्हें क्या करना है, जितने भी दिन तुम्हारे पास बच रहे हैं उनको तुम अलोकेट करो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिवीजन के अंदर। कैसे? 50-50 डेज 50-50% कम करते हुए चलो फर्स्ट से सेकंड डिवीजन में, सेकंड से थर्ड डिवीजन के अंदर। ये तुम्हें करना है। एंड ऑफकोर्स तुम्हारे पास यहाँ पे लेट्स से 7.5 4 डेज एंड 2 डेज तो नहीं मिलेंगे, तुम्हें से थोड़ा कम ही मिलेगा। लेट्स से यहाँ पे तुम्हें 5 दिन मिलते हैं या 6 दिन मिलते हैं, यहाँ पे हो सकता है तुम्हें 3.5 दिन मिले या फिर 3 दिन मिले। बट दोस्त इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास अगर कम दिन मिले तो तुम उनसे कम पढ़ाई करोगे। दोस्त तुम्हें भी इन टोटल उतनी ही पढ़ाई करनी है अपने एग्जाम के जितनी उन लोगों को करनी है जिनके पास 90 डेज अवेलेबल है। कैसे तुम सेम लेवल की पढ़ाई कर सकते हो जितनी वो लोग कर रहे हैं? दोस्त तुम्हें अपने आवर्स एक्सटेंड करने पड़ेंगे। वो लोग जिनके पास 90 दिन है, अगर वो 12-14 घंटे पढ़ रहे हैं तो दोस्त तुम लोग 15-16 घंटे पढ़ाई करो ऑन अ डेली बेसिस। क्या भैया यार, अब 15-16 घंटे पढ़ने बोल रहे हो भैया, कहाँ से हो पाएगा 15-16 घंटे? मजाक है क्या भैया, कहाँ से होगा डेली बेसिस 15-16 घंटे? दोस्त देख, सिंपल से बताता हूँ, ये जो तुम्हारे आने वाले 2 महीने 2.5 महीने जो तुम्हारे इंटर की पढ़ाई के हैं, उस जिंदगी में कभी भी तुम इतनी ज़्यादा पढ़ाई कभी भी नहीं करने वाले हो जितनी तुम अभी इंटर के लिए कर रहे हो। दोस्त मैं फाइनलिस्ट हूँ, फाइनल में रैंक लेके आया हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने फाइनल में भी उतनी पढ़ाई नहीं करी जितनी मैंने इंटर के एग्जाम पीरियड के लिए करी थी। फाइनल में हमारी एफिशिएंसी उतनी नहीं आ पाती, हम लोग उतना नहीं पढ़ाई कर पाते क्योंकि हम लोग का फ्लो टूट चुका होता है। सबसे ज़्यादा पढ़ाई जो तुम कभी किसी एग्जाम के लिए करने वाले हो वो यही एग्जाम है, इंटर का एग्जाम। दोस्त सिर्फ 2 महीने की बात और है, 2-2.5 महीने की बात और है। जितनी मेहनत तुम यहाँ करोगे ना, जितने अच्छे से तुम अभी पढ़ाई करोगे, उतना ज़्यादा तुम प्राउड फील करोगे जिंदगी भर अपनी उस मेहनत के लिए। दोस्त रिजल्ट क्या आता है, पास होते हो, रैंक आती है, नहीं आती, फेल होते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम लोग कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हो हर रात को सोते वक्त कि आज मैंने कितने अच्छे से पढ़ाई करी। सिर्फ 2-2.5 महीने की बात और है दोस्त, सिर्फ 2-2.5 महीने की। नहाना बंद करना, नहाना कम कर दो यार, लेकिन 15-16 घंटे किसी भी तरीके से लेके आओ। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेगा अगर तुमने आज ये 2-2.5 महीने में इतनी मेहनत कर ली तो। ठीक है दोस्त, तो 15-16 घंटे एम करते हैं,
कभी कभी हो सकता है 15-16 नहीं हो पाए, कभी कभी बॉडी जवाब दे देगी, कभी कभी से 12-13 घंटे ही आएगा, 10 घंटे ही आएगा, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ 15-16 घंटे पढ़ने की। वो तुम्हें हफ्ते के अंदर कम से कम 4-5 दिन में अगर तुम्हारा आउटपुट आ जाता है तो बहुत अच्छा होगा। तुम लोग उतना ही आउटपुट ले आओगे जितना बाकी लोग लेके आ रहे हैं, 90 दिन वाले लेके आ रहे हैं। सो दोस्त, इसी मोटिवेशन के साथ में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ जाओ कि आई एम गोना गिव माई 110% फॉर सी इंटर May 25 नो मैटर वॉट। दोस्त, अगर इतनी मेहनत करने के बाद में भी अगर ऐसा हमें लग रहा है कि हमारे पास बोथ ग्रुप के लिए कम टाइम में हम 3 रिविजन्स नहीं कर सकते बोथ ग्रुप के, तो दोस्त फिर तो हम थोड़ा स्ट्रैटेजिकली जाएंगे। अगर हमें बोथ ग्रुप एम करने हैं तो हम क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनका वेटेज ज़्यादा रहता है, जो थोड़े हार्ड टॉपिक्स हैं, उनके अंदर हम 3 रिविजन्स पूरे फुल फ्लेजेड अच्छे से करेंगे। एंड जो ईजी टॉपिक्स हैं, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, जिनका वेटेज भी थोड़ा कम रहता है, उनके अंदर हमें 1 या 2 रिविजन से ही काम चलाएंगे। ऐसे टॉपिक्स तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाएंगे, तुम्हें पता रहेंगे ऑलरेडी, उनके अंदर हम थोड़े कम रिविजन करते हुए चलेंगे, स्ट्रैटेजिकली जाएंगे थोड़ा सा हम, ताकि हम बोथ ग्रुप अच्छे से टारगेट कर सके। हमारे एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, जिनमें मैक्सिमम वेटेज हमारा रहने वाला है, वो हमारे काफ़ी अच्छे से कवर हो जाए। एंड बाकी टॉपिक्स जो ईजी है उनके अंदर तो वैसे भी 1-2 से हमारा कवरेज हो ही जाएगा, काम चल जाएगा। तो दैट्स हाउ वील कवर अगर हमारे पास टाइम फिर भी कम पड़ रहा है। अभी दोस्त ये डिस्कस कर लेते हैं कि यार हमें एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स को सारे डाउट रहता है कि मुझे 1 सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 पढ़ने हैं, 3 पढ़ने हैं, या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। तो वो डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है दोस्त। देख, 6 सब्जेक्ट एक साथ मैनेज करना तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि हमें प्रोग्रेस ही नहीं दिखती। अब तुम खुद सोचो, तो एक सब्जेक्ट तुम 7 दिन में खत्म कर सकते थे, अगर तुम 6 सब्जेक्ट साथ में लेते हुए चलोगे तो 7 × 6 42 डेज तुम्हें लग जाएंगे सारे सब्जेक्ट खत्म करने के अंदर। तो दोस्त, प्रोग्रेस जब दिखेगी नहीं तो तुम डीमोटिवेट हो जाओगे, राइट। तो 6 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलना तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, मैक्सिमम हम 3 सब्जेक्ट तक जा सकते हैं दिन के अंदर स्टडी करने में। अब उसमें से कैसे डिसाइड करना है कितने पढ़ने चाहिए, 1 या 2 या 3 करने चाहिए, वो डिसाइड कर लेते हैं। दोस्त देख, मल्टीपल सब्जेक्ट्स किन को लेके चलने चाहिए, ठीक है, 2 या 3। दोस्त, सबसे पहला केस, यूज़ केस तो ये हो गया कि यार अगर तुम लोग एक सब्जेक्ट को लेके बोर हो जाते हो, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं आ पाती, इतने सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट को एक साथ लेते हुए चल नहीं सकते, तुम्हें चाहिए कि यार मैं थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो, कुछ चेंज ऑफ माइंड हो, दिन भर सेम सब्जेक्ट चले जा रहा है, तो दोस्त तुम फिर 2 या 3 सब्जेक्ट लेते हुए चल सकते हो, अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम रहता है तो, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या रहता है दोस्त, अगर तुम्हें थ्योरी को रिटेन करने में प्रॉब्लम रहता है, अगर तुम्हें थ्योरी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो थोड़ी थ्योरी रोज पढ़ते हुए चलते हैं, थोड़ी थ्योरी रोज पढ़ते हुए चलते हैं। तो उस केस में वो ये करते हैं कि या तो वो ऑडिट के साथ एक ऑडिट चलाते हुए चलते हैं और एक मेन सब्जेक्ट चलाते हुए चलते हैं जो न्यूमेरिकल रहता है। ऑडिट खत्म होने के बाद फिर वो लॉ चलाते हैं मेन सब्जेक्ट के साथ में, या फिर वो थोड़ा टाइम रोज ऑडिट और लॉ को दोनों को देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं। तो सेकंड यूज़ केस ये रहता है कि तुम्हारी थ्योरी अच्छे से ग्रिप बन जाए अगर तुम्हें मल्टीपल सब्जेक्ट लेते चलोगे तो। लेकिन दोस्त, अगर ये करना, मल्टीपल सब्जेक्ट लेके चलने के लिए पहले तुम्हें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि यार मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैंडल करना इतना ईजी भी नहीं होता। मल्टीपल सब्जेक्ट हैंडल करने में थोड़ा सा डीमोटिवेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मैं किस टाइप का इंसान हूँ, क्या मैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे एक साथ फोकस कर पाता हूँ। अगर वो आंसर यस है तो ऑफकोर्स तुम 2 सब्जेक्ट पे जा सकते हो, 2-3 सब्जेक्ट पे जा सकते हो। क्या तुम्हें मोटिवेशन इस चीज़ से मिलती है कि मेरा सब्जेक्ट जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है? क्या तुम्हें दिन के एंड में तुम्हें ये दिखता है कि यार मैंने सुबह उठाया था अकाउंट्स और रात में तो सारा कंप्लीट भी हो गया, यार मुझे मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से? अगर तुम्हें मोटिवेशन चाहिए तो तुम्हें एक ही सब्जेक्ट के साथ में मिल सकता है। 2 सब्जेक्ट करोगे तो तुम्हारा सब्जेक्ट का पीरियड बहुत एक्सटेंड हो जाएगा, काफ़ी धीमी प्रोग्रेस तुम्हें लगेगी, ठीक है। तो अगर उससे प्रॉब्लम नहीं हो तो तुम 2-3 सब्जेक्ट पे एक साथ जा सकते हो। तुम ये भी कर सकते हो कि तुम एक बार ट्राई करके देख लो। अगर तुम एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ते हुए देख लो, अगर तुम्हें उसमें एफिशिएंसी आ रही है, अच्छे से पढ़ पा रहे हो तो उसी को कंटिन्यू करो। अगर तुम्हें थोड़ा सा बोरियत फील हो रहा है तो तुम 2 सब्जेक्ट लेते हुए देखो, 2 दिन पढ़ के देखो, 2 दिन बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार कैसा फील हो रहा है, प्रोग्रेस अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, मोटिवेट फील हो रहा है, नहीं हो रहा हो तो वापस एक सब्जेक्ट पर आ जाना, ट्राई करके देख लो, ठीक है दोस्त। सो दैट वॉज अबाउट इट गाइज। एंड हाँ दोस्त, सीए इंटर के अंदर हर सब्जेक्ट में ऐसे ही किस टाइप के क्वेश्चन बनाता है, कैसे ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करता है, एंड सब्जेक्ट वाइज तुम्हें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए सब्जेक्ट के अंदर, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, उसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है ऑन द चैनल। आई लीव द लिंक समवेयर इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक दैट आउट, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर you in doing a subject-wise preparation. Thank you so much, dost. If you think the video was valuable for you, do consider liking the video and subscribing the channel. And if you think I missed out on something, feel free to reach out to me directly on my Telegram through the links given in the description, or on my LinkedIn through the links given in the description. Thank you so much, dost. All the best, dost. And you're gonna rock in your exams. Stay motivated, stay healthy.